हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञान तो पर। आज फिर से हम लोग एक नए सेट के साथ आप लोग के सामने प्रस्तुत है। ठीक है, और आपके अच्छे रिस्पॉन्स को देखते हुए हम लोग कहीं ना कहीं उत्साहवर्धक होते हैं। ठीक है, तो आज उसी कड़ी में ठीक है एक कदम बढ़ाते हुए हम लोग फिर एक अच्छे नए टेस्ट के साथ आप लोग के सामने प्रेजेंट है। ठीक है, आइए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन का सेट है। आप लोग इसे अटेम्प्ट कीजिए और देखिए कि आप कहां पर लाइक करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग के पास है, यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है और अभिक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, यानी आपने पढ़ा होगा कि दो टाइप के अभिक्रिया होते हैं। ठीक है, अभिक्रिया जो होती है वो दो टाइप की होती है। ठीक है, एक अभिक्रिया में क्या होता है कि जो ऊष्मा जो हमारे पास है ना, वो ऊष्मा उत्सर्जित होती है, यानी जब अभिकारक होता है, ठीक है, अभिकारक मिलते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो ऊष्मा जो होती है ना वो उत्सर्जित होती है। और दूसरी टाइप का जो अभिक्रिया होता है, उसमें जब अभिकारक अभिक्रिया करते हैं तो उसमें जो ऊष्मा जो है ना वो अवशोषित होती है, यानी उसमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, ऊष्मा की जरूरत पड़ती है और ऊष्मा को वहां पर ग्रहण किया जाता है। ठीक है, अवशोषित किया जाता है अभिकारकों के द्वारा जब अभिक्रिया होती है तो। ठीक है, लेकिन एक टाइप का जो अभिक्रिया होता है जिसमें क्या बोलते हैं, जब अभिकारक अभिक्रिया करते हैं तो ऊष्मा का उसमें उत्सर्जन होता है। तो इस प्रकार ऊष्मा के उत्सर्जन और ऊष्मा के अवशोषण के आधार पर अभिकारकों को दो प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, एक अभिकारक जो है हम लोग बोलते हैं उसे जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और दूसरा जो होता है उसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है, यानी ये पॉइंट हमारे पास आ गया कि ऊष्मा मुक्त होती है। अब ऊष्मा मुक्त होगी तो हम लोग उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है काम, ऊष्मा छेपी, ऊष्मा शोषी और सामर्थ्य। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी जो है इसका कोई भी लेना देना क्वेश्चन से नहीं है। ठीक है, बाकी बचे हमारे पास ऑप्शन नंबर बी और सी, यानी ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी। ठीक है, तो यहाँ पर ऊष्मा चूंकि मुक्त हो रही है तो शोषी तो होगा नहीं, क्योंकि ऊष्मा का शोषण तो हो नहीं रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है जी, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, इसलिए हमारे पास ऊष्मा छेपी जो है ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी ऐसे अभिकारक जब अभिक्रिया करते हैं और ऊष्मा मुक्त होती है उस अभिक्रिया के दौरान तो हम लोग उसको बोलते हैं ऊष्मा छेपी। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्मा छेपी। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारे पास है, पत्तियों की कोशिकाओं में लवक कहां पाए जाते हैं। ठीक है, लवक मतलब होता है पिगमेंट्स, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, लवक मतलब होता है पिगमेंट्स। तीन कलर के पिगमेंट्स, विभिन्न कलर के पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिसके कारण सब्जियां या फिर उस फूल की जो पत्तियां हैं उस कलर की दिखती है। ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ फूलों की पत्तियां जो होती हैं, कुछ पौधे की जो पत्तियां होती है वो येलो कलर का होता है। ठीक है, हरे कलर की तुलना पर दूसरे कलर पाए जाते हैं। तो वो जो दूसरा कलर जो हम लोग को देखने के लिए मिलता है, ठीक है, पीला, ठीक है, पीला हो गया, ऑरेंज हो गया, ठीक है, और फिर क्या हो गया, रेड भी कभी कभी किसी किसी पौधे का देखने के लिए मिलता है। तो ये सब जो कलर हम लोग को देखने के लिए मिलता है ना, डिफरेंट मतलब विभिन्न विभिन्न पौधों की पत्तियों का, ठीक है, वो कलर इस पिगमेंट्स के कारण होता है। उसमें उस कलर के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, उस कलर के लवक पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पत्तियों की कोशिकाओं में, ठीक है, लवक कहां पाए जाते हैं, यानी पिगमेंट्स जो है वो कहां पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य या फिर केंद्रक यानी न्यूक्लियस। ठीक है, तो यानी लवक कहां पाए जाते हैं, तो लवक जो पाए जाते हैं वो साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव में लवक पाए जाते हैं। पिगमेंट्स जो पाए जाते हैं वो कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी लवक जो है वो कोशिका द्रव में पाया जाता है। ठीक है, अब चाहे वो लवक किस कलर का हो, वो पौधे की पत्तियों के कलर पर आधारित है। फिलहाल यहाँ पर लवक जो है वो कोशिका द्रव में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है, यानी हमारे पास साइंस के विभिन्न विभिन्न डिपार्टमेंट्स पाए जाते हैं जिसमें विभिन्न विभिन्न चीजों को स्टडी किया जाता है, उसको पढ़ा जाता है। ठीक है, और इस प्रकार विज्ञान जो है विभिन्न विभागों में बटा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास है कि एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध किस चीज से है। ठीक है, यानी किस विभाग की बात की जा रही है, एक्सोबायोलॉजी की बात की जा रही है। ठीक है, ये किस विभाग से संबंधित है ये पूछा जा रहा है। लुप्त रूपों के साथ, सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है अन्य ग्रहों के जीवन के साथ, थर्ड है बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ, या फिर समुद्री आवास में जीवन के साथ। यानी किस चीज के बारे में यहां पर जो संबंध है वो एक्सोबायोलॉजी का है।
तो एक्सोबायोलॉजी जो एक जो विज्ञान का जो एक विभाग है, विज्ञान की जो एक शाखा है, ठीक है, एक्सोबायोलॉजी, उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के संबंध के बारे में पढ़ते हैं। यानी बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के संबंध के बारे में पढ़ी जाने वाली विज्ञान की शाखा को हम लोग एक्सोबायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहां पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है। ठीक है, किसकी मौजूदगी में, यानी कौन सा ऐसा गैस है, कौन सा ऐसा कंपाउंड है, कौन सा ऐसा यौगिक है जिसकी उपस्थिति में पीतल अगर आप रखोगे तो पीतल जो है वो कैसा हो जाएगा, पीला कलर से क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा, यानी कोई भी कलर उसका नहीं रहेगा, वो रंगहीन बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिलहाल उसको उसमें जाने से पहले हम लोग यहाँ पर पीतल का रंग देखते हैं। मैंने इसके पहले के सेशन में भी आप लोगों को काफी अच्छे से पढ़ाया है कि जो पीतल है, ठीक है, यानी जो पीतल है ना, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ब्रास। क्या बोलते हैं, ब्रास, सॉरी इंग्लिश में हम लोग ब्रास बोलते हैं। ठीक है, ब्रास। ठीक है, और ये जो पीतल है ये किस दो कंपाउंड से मिलकर बना है, किस दो तत्व से मिलकर बना है, ये मिला है कॉपर से। ठीक है, यानी Cu, और क्या बोलते हैं, कॉपर के अलावा ये जिंक से। तो कॉपर और जिंक से मिलकर क्या बनता है, हमारे पास पीतल बनता है। क्या बनता है, पीतल बनता है। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, पीतल क्या है, ये कोई शुद्ध धातु नहीं है, ये एक एलॉय है। ये क्या है, एलॉय है। एलॉय क्या होता है, जब दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर कोई नया तत्व हम लोग को मिलता है, नया धातु में हम लोग को मिलता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हम लोग उसको एलॉय बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है पीतल जो है ये कॉपर और जिंक का एलॉय है। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग इसको ब्रास बोलते हैं। फिलहाल यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है। हमारे पास ऑप्शन क्या है, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजनित वेफर, या फिर एल्यूमिनियम सल्फाइड। ठीक है, यानी किस कंपाउंड के उपस्थिति में पीतल जो है वो रंगीन हो जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है जो बोल रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड। एंड यह एक्चुअली क्या होता है कि जब भी आप पीतल को हाइड्रोजन सल्फाइड के प्रेजेंस में रखिएगा तो पीतल का जो कलर होगा वो पीला से क्या हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड के प्रेजेंस में पीतल जो है वो रंगीन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है, यानी ये जो थ्योरी है, ये जो सिद्धांत है, ठीक है, कौन सा, दृष्टि के अस्थायित्व। ठीक है, तो दृष्टि के अस्थायित्व का जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है, वो किस पर आधारित है, यानी इस थ्योरी पर आधारित, ठीक है, कौन सा क्या बोलते हैं एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। क्या दूरबीन हम लोग यूज करते हैं वो दृष्टि के स्थायित्व के सिद्धांत पर आधारित है, क्या सिनेमा जो होता है वो दृष्टि के स्थायित्व के सिद्धांत पर आधारित है, क्या पारदर्शी जो होता है, ठीक है, वो दृष्टि के अस्थायित्व के सिद्धांत पर आधारित है, या फिर कैमरा ये दृष्टि के अस्थायित्व के सिद्धांत पर आधारित है। यानी ये जो सिद्धांत हमारे पास है दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत, ये इस पर आधारित कौन सा यहाँ पर क्या बोलते हैं डिवाइस है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो सिनेमा हम लोग देखने जाते हैं, जो मूवी वगैरह हम लोग देखने जाते हैं, तो सिनेमा जो हम लोग को दिखता है, ठीक है, वो क्या बोलते हैं दृष्टि के अस्थायित्व के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। सिनेमा जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, वो दृष्टि के अस्थायित्व के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बायोलॉजी से है। ठीक है, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि जो हार्मोन होते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में होने वाले विभिन्न कार्यों की, ठीक है, विभिन्न कार्यों को करते हैं। ठीक है, विभिन्न कार्यों में ये हेल्प करते हैं हार्मोन। ठीक है, और हार्मोन जो बने होते हैं वो क्या चीज से बने होते हैं, तो हार्मोन जो बने होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। और लगभग आप विश्वास नहीं करोगे, आप बिलीव नहीं करोगे कि हमारे शरीर में, ह्यूमन बॉडी में लगभग 200 से ऊपर, ठीक है, हार्मोन पाए जाते हैं। ठीक है, तो हार्मोन जो होते हैं वो किस चीज से बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप ऐसे हार्मोन का नाम बताइए, ठीक है, जो प्रोटीन का उदाहरण हो। ठीक है, यानी जो प्रोटीन से बना हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारे पास है ट्रिप्सिन, कैरोटीन, ऑक्सीटोसिन या फिर कैसिन। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा कि ट्रिप्सिन जो कहाँ पाया जाता है, ट्रिप्सिन हमारा ये बोलते हैं स्टोमक में पाया जाता है, यानी हमारा आमाशय में पाया जाता है। कैरोटीन कहाँ पाया जाता है, तो कैरोटीन एक प्रोटीन है। ठीक है, दिस इज नॉट अ हार्मोन, ये एक प्रोटीन है, और ये हमारे नाखून हो गया,
हमारे जो क्या बोलते हैं जो बाल हैं, ठीक है, और क्या बोलते हैं गाजर में ये प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, और स्किन में भी क्या बोलते हैं कहीं ना कहीं ये प्रोटीन पाया जाता है। इसका मेनली जो सोर्स है, जो है स्रोत है, वो नाखून है, ठीक है, और हेयर है, ठीक है, और गाजर है, तो कैरोटीन वहां पाया जाता है। केसिन जो है आप लोगों को पता होगा कि दूध का जो होता है, दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप ऐसे हार्मोन का नाम बताइए जो प्रोटीन है और वो हार्मोन के रूप में काम करता है, ठीक है, तो वो कौन सा है, वो ऑक्सीटोसिन है। कौन सा है, ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो मिल्क के सिक्रेशन में, ठीक है, यही उत्तरदायी होता है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके प्रेजेंस में ही क्या बोलते हैं मिल्क का सिक्रेशन होता है ह्यूमन बॉडी से। अगर ऑक्सीटोसिन नहीं रहेगा तो क्या बोलते हैं मिल्क का सिक्रेशन नहीं होगा। तो ऑक्सीटोसिन जो होता है वो मिल्क के सिक्रेशन के लिए उत्तरदायी होता है और ये एक हार्मोन होता है जो प्रोटीन से पूरी तरह से बना होता है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि आप एक ऐसे हार्मोन का नाम बताइए जो पूरी तरह से प्रोटीन से बना हो, ठीक है, तो आपका एग्जाम्पल होगा ऑक्सीटोसिन, ठीक है। चलिए ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारे पास है तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करते समय स्थानांतरित करती है, ठीक है। आपको क्या करना है, सेशन को लगातार सब्सक्राइब और लाइक करते हुए चलना है, क्योंकि ये जो सेशन है ये आप ही लोग के लिए है, ठीक है, और इतने अच्छे क्वेश्चन जो हम लोग आप लोग के लिए लाते हैं, ठीक है, तो आपको जरूरत है कि अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर कीजिए ताकि सभी लोग लाभान्वित हो सके। फिलहाल क्वेश्चन में आते हैं, तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करते समय स्थानांतरित क्या करता है। तो मैंने आपको इसके पहले बताया था कि जो तरंग होते हैं ना वो मेनली जो है ऊर्जा को यहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान से स्थानांतरित करते हैं। लेकिन उसमें क्या चीज की बात की गई थी, उसमें बात की गई थी ध्वनि तरंग की, ठीक है, यानी ध्वनि तरंग जो होता है वो क्या बोलते हैं एक यांत्रिक तरंग होता है, एक मैकेनिकल वेव होता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर बात की जा रही है सभी तरंग की बात की जा रही है। तो तरंग जो होता है ना, तरंग जो होता है वो मेनली दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं यांत्रिक तरंग, ठीक है, क्या होते हैं, एक होते हैं यांत्रिक तरंग, ठीक है, यांत्रिक तरंग, और दूसरा होता है अयांत्रिक तरंग, ठीक है, क्या होता है अयांत्रिक तरंग, ठीक है। अयांत्रिक तरंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग भी बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है, किसको, अयांत्रिक तरंग को, ठीक है। तो तरंग जो होता है वो मेनली दो प्रकार के होते हैं, यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आप ये बताओ कि तरंग जब एक स्थान से, ठीक है, तरंग जो है जब ये एक स्थान से दूसरे स्थान जब जाती है, ठीक है, तो अपने साथ क्या लेके जाती है, तो अपने साथ ये क्या करती है, यांत्रिक तरंग जो होता है, ठीक है, जिसमें क्या बोलते हैं ये केवल ये जो है ये माध्यम में ही ट्रेवल कर सकता है यांत्रिक तरंग, जैसे हम लोग का हो गया ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग जो है वो यांत्रिक तरंग का एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है। और यांत्रिक तरंग जो होता है वो वहीं पर फ्लो होगा, वहीं पर क्या बोलते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा जहां पर उसे माध्यम मिलेगा, यानी सॉलिड मिले, यानी लिक्विड मिले, यानी गैस मिले। अगर माध्यम नहीं है, निर्वात है, तो वहां पर यांत्रिक तरंग नहीं होगा, वहां पर कौन सा तरंग होगा, वहां पर अयांत्रिक तरंग होगा। और इसलिए जो प्रकाश की जो वेव होती है, जो लाइट वेव होता है, वो अयांत्रिक तरंग का एक उदाहरण होता है। फिलहाल जब तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है तो ये अपने साथ ऊर्जा लेके जाती है। क्या लेके जाती है, ऊर्जा लेके जाती है। ये अपने साथ ताप लेके जाती है। आपने पढ़ा होगा कि गर्मी के टाइम में, ठीक है, लू भरता है, तो लू क्या होता है, लू अपने साथ क्या लेके आता है, हवा जो होती है उसी को हम लोग लू बोलते हैं ना, ठीक है। और वो हवा अपने साथ क्या लेके आती है, गर्मी लेके आती है, उष्मा लेके आती है, ताप लेके आती है, ठीक है, सूर्य का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तरंग जब एक स्थान से दूसरे स्थान बढ़ती है तो अपने साथ ऊर्जा भी लेके आती है, ठीक है, अपने साथ ताप भी लेके आती है। और क्या बोलते हैं जब ये क्या बोलते हैं अयांत्रिक तरंग के रूप में बहे तो ये अपने साथ माध्यम के कण भी लेके आती है। क्या लेके आती है, माध्यम के कण भी लेके आती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग के पास ऊर्जा भी हो जाएगा, माध्यम के कण भी हो जाएगा और ताप भी हो जाएगा, तो सभी के सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन से हम लोग ये समझे कि जब तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है तो ये अपने साथ ऊर्जा भी लेके जाती है, ताप भी लेके जाती है और माध्यम के कण को भी एक स्थान से दूसरे स्थान ये कुछ हद तक डिस्प्लेस करती है, ठीक है, स्थानांतरित करती है। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं। यानी हमारे पास ये जो हम जिस पर्यावरण में रह रहे हैं, ठीक है, हम जिस पर्यावरण में रह रहे हैं, ठीक है, हमारे सामने हमारे पास में पेड़ पौधे हैं, हमारे बगल में जानवर वगैरह हैं, ठीक है। तो ये जो तंत्र बनता है, ठीक है, नदियां
तालाब, जानवर, पौधे, मानव, ठीक है, ये सबको मिलाकर, हवा पानी को मिलाकर ये जो तंत्र बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। तो बोला जा रहा है कि ये जो तंत्र होता है पारिस्थितिकी तंत्र, इस तंत्र में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? यानी अगर ये तंत्र बना हुआ है तो आप लोग खुद सोचो ना कि प्राथमिकी उत्पादक कौन है? खाने का जो भोजन होता है वो सबसे पहले कौन उत्पादन करता है? हम लोग तो उत्पादन नहीं करते, हम लोग तो भोगी हैं। हम लोग तो क्या है? हम लोग तो खाते हैं, ठीक है, पौधे से जो मिलता है हम लोग उसको खाते हैं, धान गेहूं वगैरह जो भी है हम लोग उसको खाते हैं, फल कंदमूल ये सब हम लोग खाते हैं। तो किससे खाते हैं? पौधे से खाते हैं। यानी पहला जो उत्पादन करता है वो कौन करता है? क्या वो महिलाएं करती है? क्या वो पुरुष करते हैं? क्या वो पादप करते हैं? क्या वो बैक्टीरिया यानी जीवाणु करते हैं? तो पहला जो उत्पादन होता है वो कौन करता है? वो पादप करते हैं। यानी पादप मतलब पेड़ पौधे जो होते हैं वो पहले उत्पादन करते हैं और हम लोग उसको उससे खाते हैं, ठीक है, और हम लोग उसके भोगी बन जाते हैं, ठीक है। तो प्रथम भोगी तो हम लोग है, लेकिन उत्पादक हम लोग नहीं है। हम लोग पहला प्रथम उत्पादक कौन है? प्रथम उत्पादक पादप है, यानी पेड़ पौधे जो हो गए वो प्रथम उत्पादक है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पादप हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश क्या कहलाते हैं? ठीक है, यानी एक्चुअली होता क्या है ना कि हम लोग अभी स्मार्टफोन वगैरह यूज कर रहे हैं, ठीक है, और स्मार्टफोन वगैरह जब आप यूज कीजिएगा तो देखिएगा कि अनवांटेड मैसेज आ जाता है, कभी कभी अनवांटेड कॉल आ जाता है कभी कभी, ठीक है। और ये चीजें जो आती हैं, ठीक है, आपने कभी क्या बोलते हैं, अगर आप कोई साइट खोल रहे हो तो उस साइट में क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, ठीक है। तो कॉल्स वगैरह भी अनवांटेड कभी कभी आ जाता है, कभी कभी अनवांटेड मैसेज आता है जो आप चाहते भी नहीं हो और आपके पास आ जाता है वो। तो उस टाइप के मैसेज को वो कहीं ना कहीं उस चीज की मतलब एडवर्टाइजमेंट करता है, प्रचार करता है, ठीक है, कि हाँ ये लोन का सुविधा है, हाँ ये क्या बोलते हैं, आपको अगर इंस्टेंट लोन चाहिए तो ये है। तो ये सब क्या है? प्रचार के उद्देश्य से आपके पास आता है। तो प्रचार के उद्देश्य से जब अनावश्यक रूप से आपके पास कोई कॉल मैसेज वगैरह जो कुछ चीजें आई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आई, तो आप लोग उसे क्या कहते हैं? उस संदेश को क्या कहते हैं? क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है, ठीक है। जरूरत है क्वेश्चन को अच्छे से समझने की। फिलहाल यहाँ पर क्या कहा जाता है? ऑप्शन क्या है हमारे पास? वायरस है, स्पैम है, यूआरएल है और अनजिप है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो ये क्या बोलते हैं, प्रचार उद्देश्य से जो अनावश्यक रूप से कुछ संदेश आ जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग स्पैम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं, ठीक है। और ये जो होता है ये क्या होता है? स्पैम होता है, यानी अनवांटेड चीज होता है जिसे हम लोग ना चाहते हुए भी प्रचार के माध्यम से हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ये आ जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? यानी जब हम कोई ब्रेड वगैरह हमें बनाना हो, ठीक है, तो हम लोग क्या जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप ब्रेड बनाओगे ना, ठीक है, तो ब्रेड जब हम लोग बनाते हैं तो मैदा तो जरूरत पड़ता ही है, मैदा तो पड़ता ही है। और क्या ऑप्शन में और है? खमीर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा या फिर घी, ठीक है। तो ब्रेड बनाने में जो आवश्यक चीज है वो मैदा तो है ही, इसके अलावा क्या वो खमीर पड़ेगा, क्या वो बेकिंग पाउडर पड़ेगा, क्या फिर बेकिंग सोडा पड़ेगा या फिर घी पड़ेगा? तो ब्रेड बनाने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, मैदा के साथ साथ क्या यूज करते हैं? हम लोग खमीर यूज करते हैं। और खमीर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, ईस्ट। क्या बोलते हैं? ईस्ट, ठीक है। और ईस्ट जो होता है ये क्या करता है? मैदा में मिलने के बाद ये फ्रेगमेंटेशन करता है, और फ्रेगमेंटेशन करने के बाद ये क्या रिलीज करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, CO2 रिलीज करता है। और यही CO2 के कारण क्या बोलते हैं, ब्रेड जो है वो क्या बोलते हैं, फूल जाता है, पफी हो जाता है। और आपने देखा होगा कि जब आप ब्रेड को तोड़ते हो तो उसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, और उसी होल्स में कौन सा गैस ट्रैप रहता है? वो CO2 रहता है। और CO2 को कौन रिलीज करता है? ईस्ट रिलीज करता है। ईस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? खमीर बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से इस प्रकार से ही समझ में आ गया आप लोग को कि ब्रेड बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? मैदा और खमीर यूज करते हैं। खमीर का क्या रोल होता है मैंने यहां पर अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। फिलहाल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन बोलते हैं, यानी इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इमरजेंसी या फिर आपातकालीन हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। तो किस हार्मोन को ऐसा हम लोग बोलते हैं वो यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी आप बायोलॉजी में हार्मोन का चैप्टर आप पढ़िएगा तो हार्मोन पढ़ने के दौरान आप लोग ये बस ध्यान रखिएगा कि हार्मोन का क्या रोल होता है,
कहाँ पाया जाता है, कौन उसको सीक्रेट करता है, ठीक है, और क्या बोलते हैं उसका क्या रोल होता है, और क्या उसको कुछ स्पेसिफिक नाम भी दिया गया है क्या, ये सब आपको क्या बोलते हैं नोटिस करने की जरूरत है। फिलहाल निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन बोलते हैं, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास है एड्रिनल, वैसोप्रेसिन, थायरोक्सिन या फिर इंसुलिन, ठीक है। तो हम लोग जिस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन बोलते हैं, यानी अगर शरीर में कुछ जरूरत पड़ गया, ठीक है, और उस टाइम इमरजेंसी में किसी हार्मोन की जरूरत है, तो वो इमरजेंसी में क्या बोलते, जैसे आप लोग किसी हॉस्पिटल में जाते हो, कोई डॉक्टर नहीं होता है, लेकिन इमरजेंसी के लिए स्पेशल एक डॉक्टर रहता है जो इमरजेंसी में मतलब ड्यूटी करता है, और किसी प्रकार का कोई केस आए तो वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक वहां पर उसको असिस्ट करता है, ठीक है। तो उस डॉक्टर हम लोग क्या बोलते हैं, इमरजेंसी वाले डॉक्टर बोलते हैं। सेम केस यहाँ पर है, ठीक है। बॉडी में कुछ जरूरत पड़ गया एकाएक, ठीक है, कुछ चीजें कहीं पर कुछ एक्शन की जरूरत है, कुछ सिक्रेशन की जरूरत है, तो उसको ऑर्डर देने का जरूरत पड़े, ठीक है, तो उस टाइम में जो हार्मोन जो है, जो आपातकालीन हार्मोन की तरह काम करता है, वो कौन होता है, वो एड्रिनल हार्मोन होता है। वो कौन होता है, एड्रिनल हार्मोन होता है, ठीक है। एड्रिनल हार्मोन जो होता है उसे हम लोग आपातकालीन हार्मोन बोलते हैं, और इसका एक और नाम है, इसका नाम क्या है, लरो और उड़ो, ठीक है, यानी फाइट करो और उड़ जाओ, ठीक है। तो लरो और उड़ो हार्मोन, लरो और उड़ो, ठीक है, ये नाम भी क्या बोलते हैं, इस एड्रिनल हार्मोन का नाम है, ठीक है। यानी इसकी प्रॉपर्टी के आधार पर, इसके गुण के आधार पर हम लोग इसको लरो और उड़ो हार्मोन बोलते हैं, या फिर आपातकालीन हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि इसका जो फीचर्स है, जो गुण है, वो वैसा ही है, ठीक है। तो ये हमारा एड्रिनल हार्मोन हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये रिवीजन के तौर पर है, ठीक है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन पिछले वीडियो में करवा चुके हैं। उसमें क्या था, उसमें यह था कि मलेरिया जब हम लोग को हो जाता है, ठीक है, यानी जब मलेरिया बुखार हम लोग को हो जाता है, तो उसमें हम लोग किस टाइप के दवा यूज करते हैं, कौन सी दवा यूज करते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में करवाया भी है कि मलेरिया जो होता है, मलेरिया में जो दवा यूज होती है, जिसको हम लोग कुनेन बोलते हैं, वो किस प्रकार की पेड़ के छाल से बना होता है, ये भी हम लोग करवा चुके हैं। और उसमें भी ये थर्ड क्वेश्चन जो है, क्या बोलते हैं, जिस प्रकार मतलब क्वेश्चन जहां से बन सकता है, किस प्रकार बन सकता है। अब ये तीसरे प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन ये संबंधित किससे है, मलेरिया से ही है। यानी मलेरिया से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ज्ञान तो आपको वो प्रोवाइड कर रहा है। यानी कोई टॉपिक से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, वो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लाते हैं आपके लिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं कुछ भी चीज छोड़ना, कुछ भी चीज आपके लिए ना छूटे, यही हम लोग का क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं मोटो होता है। फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मलेरिया जो है वो किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित होता है, यानी ट्रेवल करता है। तो यानी पूछा जा रहा है कि अंतरण कौन करवाता है मलेरिया का, यानी कैरियर की बात की जा रही है कि यहाँ पर मलेरिया जो होता है, ये मलेरिया को कैरियर का काम कौन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान से तक कौन ले जाता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कौन इसका कैरियर बनता है, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास है एडीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, एनोफिलीज मच्छर या फिर सभी, ठीक है। यानी इनमें से कौन सा मच्छर है जो मलेरिया को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरण करता है, कैरी करता है, ठीक है। तो ये जो होता है, ये मादा मच्छर एनोफिलीज मच्छर होती है। ये कौन होती है, एनोफिलीज मच्छर होती है। तो एनोफिलीज मच्छर जो है वो मलेरिया को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ले जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अमरबेल क्या है, जिसको हम लोग हिंदी में कुसकुट्टा भी बोलते हैं, ठीक है, कसकुट्टा भी बोलते हैं। तो ये जो अमरबेल है, ये क्या है, ठीक है। तो अमरबेल आप सभी को पता होगा कि ये एक परजीवी है। ये क्या है, परजीवी है, यानी ये एक पैरासाइट है। क्या है, पैरासाइट है। अब पैरासाइट किसको बोलते हैं, ठीक है, परजीवी किसको बोलते हैं, तो परजीवी या फिर पैरासाइट उसे बोलते हैं जो क्या बोलते हैं, खाने के लिए और रहने के लिए खुद पर निर्भर ना हो, किसी पेड़ पौधे पर निर्भर हो और उस पर क्या बोलते हैं, जाल की तरह बिछ जाए, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग परजीवी बोलते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो अमरबेल है। अमरबेल परजीवी होते हुए, पैरासाइट होते हुए, ये एक पेड़ पर पूरी तरह से छा जाता है और उससे ही क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो भी होता है अवशोषित करता है, ठीक है, अमरबेल करता है, ठीक है। इसलिए अमरबेल को हम लोग क्या बोलते हैं, परजीवी बोलते हैं। अब रही बात अमरबेल किस प्रकार से रहता है, क्या एक पेड़ है, नहीं, ये जो है अमरबेल जो है ये एक लता की तरह रहता है। किसकी तरह रहता है, ये एक लता की तरह रहता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अमरबेल क्या है, तो ये जो है ये एक पूर्ण तना परजीवी है, यानी इसके पास तना रहता है
लेकिन ये लता की तरह रहता है, लता की तरह पूरी तरह से ये फैल जाता है। ठीक है, तो अमर बेल क्या है, परजीवी तो है लेकिन ये पूर्ण तना परजीवी है, यानी इसके पास तना तो है, तना वगैरह रहता है इसके पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे यहाँ पर सही हो जाएगा कि अमर बेल जो है यानी कसकुट्टा जो है ये एक पूर्ण तना परजीवी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अगस्त 2023 में वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर किस सरकारी तेल कंपनी को, ठीक है, किस कंपनी को, सरकारी तेल कंपनी को 13th महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। यानी अब आप लोगों को पता होगा कि कंपनियों को विभिन्न कैटेगराइज वे में इनको बांटा गया है, कैटेगराइज किया गया है, महारत्न, नवरत्न, ठीक है, इस प्रकार के कैटेगरी में कंपनियों को बांटा गया है। ठीक है, महारत्न हो गए, नवरत्न हो गए। ठीक है, तो टोटल अभी जो महारत्न कंपनियां हैं वो टोटल कितने हैं, टोटल 13वां हो गया है। तो पूछा जा रहा है कि जो 13th महारत्न कंपनी जो बनाई गई है, सरकार के द्वारा घोषित की गई है, ठीक है, वो कौन सी तेल कंपनी है। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, ऑयल इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल, ठीक है, और फोर्थ कौन सा है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि किस कंपनी को 13th महारत्न कंपनी दिया गया है, और हिंट क्या है, तेल कंपनी। तो इसमें से कौन सा तेल कंपनी है, इसमें से बस यही तेल कंपनी है, ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा आंसर, यहां पर हो जाएगा कि 13th महारत्न कंपनी के रूप में वित्त मंत्रालय ने जिसको घोषित किया है, जिस तेल कंपनी को घोषित किया है वो कौन है, वो और कोई नहीं, ऑयल इंडिया लिमिटेड है। कौन सा है, ऑयल इंडिया लिमिटेड है। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है ये हमारे पास क्या बोलते हैं, 13th कंपनी के रूप में, 13th महारत्न कंपनी के रूप में ये घोषित हुई है। ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा बहुत सारी कंपनी है, जैसे आप लोग ने पढ़ा होगा भेल, BHEL, ठीक है, BPCL, ठीक है, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, HPCL, ठीक है, और ये सेल भी जो है ये क्या है, ये एक महारत्न कंपनी है। ठीक है, और ये जो ऑप्शन नंबर डी जो आपके पास दिया हुआ है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये भी क्या बोलते हैं, एक महारत्न कंपनी है। तो फिलहाल 13th की बात की जा रही है, हाल फिलहाल में किस ऑयल कंपनी को महारत्न कंपनी दिया गया है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था, तो वो कौन हो जाएगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यानी ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और आप लोगों को याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। तो आपने पढ़ा होगा कि ये जो चंद्रमा है, चंद्रमा का ये जो साउथ पोल है, और इस साउथ पोल पर, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, पहला देश जिसने सॉफ्ट लैंडिंग करवाया है, जिसने सॉफ्ट लैंडिंग करवाया है, वो कौन है, वो इंडिया है। वो क्या है, वो इंडिया है। इंडिया ने चंद्रयान 3 का, ठीक है, चंद्रयान 3 का साउथ पोल में, चंद्रमा के साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला पहला देश बन गया है। और जिस स्थान पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाया गया है, ठीक है, उस स्थान को नाम क्या दिया गया है, उस स्थान को नाम दिया गया है शिव शक्ति। तो जिस तारीख को ये लैंड हुआ था वो तारीख कौन सा था, 23 अगस्त था। तो यहाँ भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ये घोषित किया, अनाउंस किया कि जिस डेट को चंद्रयान 3 ने साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की है चंद्रमा के, ठीक है, यानी 23 अगस्त को हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे अनाउंस किया गया। ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास 23 अगस्त, ऑप्शन नंबर ए जो है यहां पर हमारे पास सही हो जाएगा। तो 23 अगस्त को हम लोग क्या करने स्टार्ट किए हैं, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने हम लोग स्टार्ट किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 152 डिग्री फ़ारेनहाइट को हम लोग सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, यानी 152 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो सेल्सियस में कितने सेल्सियस के बराबर होता है, ये हम लोग को निकालना है। ये क्वेश्चन रिवीजन के तौर पर है। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग बहुत सारे पिछले वीडियो में कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि ज्ञानतु के साथ आप लोग जुड़े रहिए, क्योंकि ये आपको एक प्रॉपर सिलेबस के साथ आप लोग को तैयारी करवा रहा है। ठीक है, और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आप लोग के सामने लाया गया है। फिलहाल यहाँ पर 152 डिग्री फ़ारेनहाइट को हम लोग सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि अगर आपके पास फ़ारेनहाइट डिग्री दिया हुआ हो तो इसका बराबर सेल्सियस डिग्री होता है, मल्टीप्लाई 9/5 होता है और प्लस 32 होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। कितना दिया हुआ है, 152 दिया हुआ है, 152 को आप यहाँ पर रखो। ठीक है, डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 और प्लस 32। इस 32 को हम लोग इधर ले जाएंगे, ये माइनस में हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 120 बचेगा, इक्वल टू C इंटू 9/5। ये 5 उधर चल जाएगा, 9 इधर चल जाएगा, तो 120, ठीक है, बाय 9 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग करेंगे कन्वर्ट, ये 3 जा और यहाँ पर 4 जा हो जाएगा। कितना हो गया,
200, ठीक है, 200/3, इसे आप लोग शॉर्ट आउट करोगे, ठीक है, तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 66.67, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे 200/3 को, 200/3 को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 66.67 आंसर आ जाएगा, यानी ये सेल्सियस में आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा, यानी 152 डिग्री फ़ारेनहाइट को जब हम लोग सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 66.67 सेल्सियस आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर हमारे पास क्या बोलते हैं, पूछा जा रहा है कि जो केसर हम लोग, जो काफी महंगा भी होता है, ठीक है, तो ये जो केसर जो है ये पौधे के किस भाग से हम लोग प्राप्त करते हैं। क्या ये पंखुड़ी होता है, क्या ये पुंकेसर होता है, क्या ये वर्तिका तथा वर्तिकाग्र होता है, या फिर बाह्यदल होता है। तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ये जो अगर ये पुष्प है, पुष्प की क्या बोलते हैं, ये पंखुड़ी है, ठीक है, ये जो पुष्प की पंखुड़ी है, ठीक है, और इस पंखुड़ी में क्या बोलते हैं, इस टाइप का आपने देखा होगा, इस टाइप के आपने देखा होगा, इस टाइप का आकार होता है, ठीक है, इस टाइप का आकार होता है, ठीक है। तो ये जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं, और इसको हम लोग स्टेमन बोलते हैं, यानी इसको हम लोग वर्तिका बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो वर्तिका और वर्तिकाग्र होता है, इसी में से क्या बोलते हैं, हमें केसर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, इसी में से हम लोग को केसर प्राप्त होता है, और आंसर क्या हो जाएगा कि पौधे के वर्तिका तथा वर्तिकाग्र भाग से हम लोग केसर प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही जाएगा, यानी आप लोग को भी याद करना है कि पौधे के फूल से तो प्राप्त करते हैं, लेकिन फूल के किस भाग से, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है। स्कंदक मतलब क्या होता है, स्कंदक मतलब होता है कोगुलेंट। क्या होता है, कोगुलेंट, ठीक है, यानी जो क्या बोलते हैं कहीं ना कहीं किसी चीज को, ठीक है, स्कंदक मतलब कोगुलेट कर दे, ठीक है, जमा दे, ठीक है। तो कोगुलेंट कौन सा है, मतलब स्कंदक कौन सा है, पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें जो कंपाउंड है, जो यौगिक है, वो एक स्कंदक है, एक सशक्त स्कंदक है, सबसे अच्छा कोगुलेंट है। तो ऑप्शन कौन हमारे पास है, जिंक क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, या फिर मैग्नीशियम सल्फेट। तो इसमें से जो सबसे अच्छा, सबसे सशक्त स्कंदक यानी जो क्या बोलते हैं कोगुलेंट, वो कौन सा है, एल्युमिनियम क्लोराइड। कौन सा है, एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड जो है एक बहुत ही बेहतरीन स्कंदक है, बहुत ही बेहतरीन कोगुलेंट है, ठीक है, और ये बहुत सारे मतलब अभिक्रिया वगैरह में ये काम में आता है, ठीक है। तो एल्युमिनियम क्लोराइड जो है ये एक स्कंदक है, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 15 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 8 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। 8 ओम का मान क्या होगा। मैंने आप लोगों को बताया भी है कि जब किसी दो प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो जो उसका रिजल्टेंट प्रतिरोध होगा, यानी आर इक्विवेलेंट जो होगा, वो R1 प्लस क्या होगा, 1/R2 होगा। अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, आपके पास क्या है, प्रभावी प्रतिरोध कितना है, यानी आर इक्विवेलेंट कितना दिया हुआ है, 15 ओम दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप 15 ओम लिख लो, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपको निकालना है, आर का आर लिख लीजिए, और क्या है 20 है। इसे जब आप इधर कीजिएगा तो 1/15 माइनस 1/20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R हो जाएगा। इसे आप लोग को सॉल्व करना है, हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास इसका 60 हो जाएगा, ये 4 जा और ये 3 जा इक्वल टू क्या हो गया 1/60, और इसको 1/60 इक्वल टू क्या है 1/R है, तो R कितना हो जाएगा, R हो जाएगा 60 ओम हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग इसका आंसर निकाल लिए हैं कि जो R ओम का भी जो वैल्यू पूछा जा रहा था वो क्या था, 60 ओम निकल के आया है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी आपको जब भी दो प्रतिरोध या दो से अधिक प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़ने के लिए समानांतर क्रम जब दिया रहे कि वो तीनों प्रतिरोध, वो दोनों प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो उसका मान आप लोग इस फॉर्मूले के तहत आप लोग निकालोगे कि 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे करके आप लोग निकालोगे। और लास्ट में इसको सॉल्व करने के बाद चूंकि हम लोग को R चाहिए, हम लोग क्या चाहिए, हम लोग को R चाहिए, आया है 1/R, हम लोग इसको रिवर्स कर देंगे और हमारे पास R इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो ये था एक प्रॉपर सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज किया गया था, फिजिक्स का क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद करोगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है निम्न में से अधिक द्रव्यमान किसका है, यानी सबसे अधिक यहाँ पर क्या बोलते हैं एटॉमिक मास पूछा जा रहा है, यानी परमाणु द्रव्यमान पूछा जा रहा है, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान जो है वो सबसे ज्यादा किसका है, ठीक है, एटॉमिक मास जो है ये सबसे ज्यादा यहाँ पर किसका है ये पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर ऑप्शन क्या है, हाइड्रोजन न्यूक्लियस,
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन न्यूक्लियस में क्या होता है कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस जो होता है वो पूरे पीरियोडिक टेबल का इकलौता न्यूक्लियस है जिसमें न्यूट्रॉन पाया ही नहीं जाता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? पाया ही नहीं जाता है। इसमें केवल इलेक्ट्रॉन रहता है हाइड्रोजन में, और इसके न्यूक्लियस में केवल एक प्रोटॉन रहता है, इसमें न्यूट्रॉन रहता ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो साइड हो गया पहले ही। ठीक है, रहा बात किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन का जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है, इसके पास क्या बोलते हैं, जो द्रव्यमान होगा वो नेग्लिजिबल होगा, यानी इसका द्रव्यमान लगभग होता ही नहीं के बराबर होता है। नेक्स्ट क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का लगभग द्रव्यमान जो होता है वो मतलब लगभग सेम ही होता है, लेकिन कुछ ज्यादा द्रव्यमान किसका होता है, न्यूट्रॉन का होता है। ठीक है, तो यहां पर सबसे अधिक द्रव्यमान की बात की जा रही है, यानी सबसे ज्यादा एटॉमिक मास किसका है ये पूछा जा रहा है। तो न्यूट्रॉन जो है उसका एटॉमिक मास जो है वो काफी ज्यादा होता है। ठीक है, प्रोटॉन का अगर 6.65 है तो न्यूट्रॉन का क्या होगा, 6.67 होगा। ठीक है, 6.67 होगा, और प्रोटॉन का कितना होगा, 6.65, यानी 0.02 जो है वो न्यूट्रॉन का ज्यादा है, और इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, न्यूट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है डैश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो निकटतम फिटिंग भागों को एक फिलर सामग्री का उपयोग करके जोड़ा जाता है और जिसे उसके गलनांक से ऊपर गर्म किया जाता है और केशिका क्रिया द्वारा अंतराल में वितरित किया जाता है। यानी इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जब दो निकटतम फिटिंग भागों को एक फिलर सामग्री के द्वारा जोड़ा जाए तो उसको हम लोग, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या उसको सोल्डरिंग बोलेंगे, क्या उसको टांकना बोलेंगे, क्या कठोरीकरण बोलेंगे, या फिर उसको वेल्डिंग बोलेंगे। ठीक है, तो किस टाइप का चीज हो रहा है यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि दो निकटतम फिटिंग भागों को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, और जिस सामग्री से जोड़ा जा रहा है उसका गलनांक जो है क्या बोलते हैं, दोनों से ज्यादा है। ठीक है, दोनों से ज्यादा है, और किस क्रिया के द्वारा क्या बोलते हैं, वितरित किया जा रहा है, केशिका क्रिया के द्वारा यहाँ पर वितरित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है, ये जो प्रक्रिया होता है, उसको हम लोग टांकना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको हम लोग टांकना बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। उसको हम लोग सोल्डरिंग नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग वेल्डिंग नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग टांकना बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में परिवर्तन निहित होता है। यानी आपने पढ़ा होगा कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन, जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, ये जो है, ये पेड़ पौधे जो है, यहाँ पर हमारे पास सूर्य है। ठीक है, और ये सूर्य की रोशनी का उपयोग करते हुए पेड़ पौधे जो है ये अपना भोजन बनाते हैं, और उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। तो पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया होती है उसमें किस प्रकार की ऊर्जा का परिवर्तन आप लोग को देखने के लिए मिलता है। तो भाई साहब देखो, यहाँ पर जो ये जो पेड़ पौधा, ये जो फूल है, ये जो फूल की पत्तियां हैं, ये सूर्य से किस प्रकार की ऊर्जा ले रही है, तो सूर्य से जो ऊर्जा ले रही है वो सौर ऊर्जा ले रही है। क्या ले रही है, सौर ऊर्जा ले रही है। तो सूर्य से हम लोग सौर ऊर्जा लेते हैं, यानी हम लोग नहीं, पेड़ पौधे जो है, पेड़ पौधे की जो पत्तियां हैं वो सूर्य से किस प्रकार की ऊर्जा लेती है, सूर्य से सौर ऊर्जा लेती है। और उस सौर ऊर्जा का यूज किसमें किया जाता है, खाना बनाने में किया जाता है। और वो खाना जो बनाया जाता है, जो भोजन बनाया जाता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पत्तियों में, उस भोजन को क्या बोलते हैं, उस भोजन से पेड़ पौधों को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। किस रूप में, रासायनिक रूप में एनर्जी मिलता है। तो आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि सूर्य के द्वारा लिया गया सौर ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो गया, भोजन के द्वारा प्रोवाइड किए गए रासायनिक ऊर्जा में, भोजन के द्वारा प्रदान किए गए रासायनिक ऊर्जा में। तो इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण में हम लोग देखते हैं कि सौर ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण में हम लोग सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक क्या होता है। ठीक है, यानी आप लोग अगर कहीं गिर जाते हो, कहीं चोट वगैरह लग जाता है, तो फर्स्ट एड में हम लोग सबसे पहले उस घाव को धोते हैं। किससे धोते हैं, डेटॉल से धोते हैं। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि डेटॉल में जो है ना, ये जो प्रतिरोधी रहता है, प्रतिरोधी यौगिक जो होता है, जो प्रतिरोधी कंपाउंड होता है, वो कौन सा होता है। क्या वो आयोडीन होता है, क्या वो लेनॉल होता है, या बायोथियोनॉल होता है, या फिर क्रेसोल होता है। तो ये कौन सा यौगिक होता है जो डेटॉल में प्रतिरोधी रहता है। ठीक है, तो ये जो होता है, ये होता है एनलॉक्सीलेनॉल।
ठीक है। एन लॉरोक्सीलेनॉल जो होता है ये एक यौगिक है जो डेटोल में पाया जाता है, और ये यही यौगिक जो है प्रतिरोधी के रूप में काम करता है। यानी क्या बोलते हैं, जो भी मतलब गंदगी वगैरह है, जो भी जीवाणु वगैरह कुछ खराब ना हो, घाव हमारा पूरी तरह से साफ रहे, उसके लिए ये डेटोल जो है उत्तरदायी है। और इसमें प्रतिरोधी यौगिक के रूप में क्या प्रेजेंट रहता है, ये प्रेजेंट है एन लॉरोक्सीलेनॉल। ठीक है, ऑप्शन में बी जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित चार में से 3 स्तनपायी के उदाहरण है और 3 प्रकार और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, कौन इस समूह से संबंधित नहीं है। यानी आपके पास जो ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, इस ऑप्शन में, ठीक है, 4 में से 3 जो है वो कैसे हैं, वो स्तनपायी है। ठीक है, वो क्या है, स्तनपायी है। इनमें से कौन स्तनपायी नहीं है वही पूछा जा रहा है। ऑप्शन क्या है हमारे पास, पेंगुइन, फ्लाइंग फॉक्स, पैलिटप्स और कंगारू। कंगारू तो स्तनपायी है ही, ठीक है। पैलिटप्स जो है वो स्तनपायी है, ठीक है। फ्लाइंग फॉक्स जो भी है वो स्तनपायी है, लेकिन पेंगुइन जो है ना, पेंगुइन ये स्तनपायी नहीं है। ठीक है, पेंगुइन जो है ये स्तनपायी, ठीक है, स्तनपायी, ठीक है, नहीं है। ये स्तनपायी जो है ये नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कौन स्तनपायी के समूह में नहीं आता है, तो पेंगुइन जो है वो स्तनपायी के समूह में नहीं आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वयस्क मानव में जो रुधिर यानी जो क्या बोलते हैं ब्लड की मात्रा कितनी होती है, कितने लीटर होती है। ठीक है, सामान्य मात्रा जो पाता है, अगर आप वयस्क हैं और वयस्क में क्या बोलते हैं ब्लड की मात्रा कितनी पाई जाती है, यही क्वेश्चन बोल रहा है। क्या वो 1 लीटर होता है, या वो 5 लीटर होता है, क्या वो 3 लीटर होता है, या फिर 7 लीटर होता है। तो अगर एक वयस्क आदमी है, ठीक है, एक वयस्क आदमी है, एक एडल्ट आदमी है, ठीक है, तो एक एडल्ट एक वयस्क आदमी में जो ब्लड की मात्रा पाई जाएगी उसके शरीर में वो 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है, 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, ऑप्शन बी जो है वो सही बता रहा है, ये 5 लीटर। तो एक एडल्ट ह्यूमन में, एक एडल्ट वुमेन में, ठीक है, जो ब्लड की जो मात्रा पाई जाएगी वो कितनी पाई जाएगी, 5 लीटर पाई जाएगी। और अगर वुमेन की बात की जाए तो थोड़ा सा 1-2 लीटर कम रहेगा। फिलहाल यहाँ पर मानव की बात की जा रही है, तो सभी को लेके चलना है, तो मैक्सिमम कितना होता है जी, 5 लीटर, 5 से 6 लीटर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कौन सा युग्म असत्य है। यानी आपको यहाँ पर मैचिंग दिया गया है, आप लोग इसको मैच करो और आप लोग देखो कि इसमें कौन सा असत्य है, कौन सा गलत इसमें मिलान है। ठीक है, एक तरफ क्या दिया गया है, एक तरफ क्या है, विटामिन का यहाँ पर केमिकल नेम है, क्या है, विभिन्न विटामिन जो है उसका यहाँ पर केमिकल नेम है, और इधर क्या है, विटामिन है। ठीक है, तो ये आपको देखना है। पहला क्या है, साइनोकोबालेमिन जो है उसको हम विटामिन B12 बोलते हैं, एकदम सही है। ठीक है, ये साइनोकोबालेमिन को हम लोग विटामिन B12 को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोकोबालेमिन बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, पायरोडॉक्सिन को हम लोग विटामिन B6 बोलते हैं, ये भी सही है कि पायरोडॉक्सिन को हम लोग विटामिन B6 बोलते हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, तो विटामिन B6 का केमिकल नेम क्या है, पायरोडॉक्सिन है। विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या है, साइनोकोबालेमिन है। और नेक्स्ट क्या है, राइबोफ्लेविन विटामिन E और थायमिन विटामिन B1, तो B1 को तो हम लोग थायमिन बोलते ही हैं। ठीक है, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1 इज थायमिन, तो थायमिन का जो रासायनिक नाम है उसको क्या है, उसका थायमिन है। ठीक है, विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, थायमिन है। लेकिन राइबोफ्लेविन जो है ये विटामिन ई का रासायनिक नाम नहीं है, ये विटामिन B2 का रासायनिक नाम जो है वो राइबोफ्लेविन है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारे पास गलत यहाँ पर मैच है। ठीक है, तो यहाँ पर गलत को ही चुनना था, असत्य को ही चुनना था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि राइबोफ्लेविन जो है वो विटामिन ई का रासायनिक नाम नहीं है, वो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। बाकी सभी के सभी जो है वो सही है। ठीक है, तो आंसर नंबर सी जो है यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हमारे पास, वायुयान के टायरों में क्या भरा जाता है, यानी कौन सी गैस जो है ये वायुयान के टायरों में भरा जाता है। हम लोग जो नॉर्मल जो हम लोग क्या बोलते हैं स्कूटर वगैरह चलाते हैं ना, ठीक है, स्कूटर वगैरह चलाते हैं, गाड़ी वगैरह चलाते हैं, कार वगैरह चलाते हैं, उसमें क्या बोलते हैं सिंपल जो हवा है वो हवा भरी जाती है। ठीक है, लेकिन वायुयान का जो टायर होता है ना उसमें क्या बोलते हैं, नॉर्मल सामान्य हवा नहीं भरी जाती है, इसमें हल्की हवा भरी जाती है। ठीक है, तो कौन सी हवा भरी जाती है, किस गैस को यहाँ पर वायुयान के टायरों में भरा जाता है, क्या वो हीलियम है, क्या वो नाइट्रोजन है, क्या वो ऑक्सीजन है, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो हीलियम और ऑक्सीजन ये दोनों गैस जो है वायुयान के टायरों में नहीं भरा जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान रहता है काफी, मतलब थोड़ा ज्यादा ही रहता है। ठीक है, ऑक्सीजन मतलब इस चीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। हीलियम जो है ये एक ज्वलनशील है। ठीक है, इसलिए हीलियम को यहाँ पर यूज नहीं किया जाता है, यहाँ पर यूज किया जाता है नाइट्रोजन को। क्या चीज को यूज किया जाता है, नाइट्रोजन को। तो वायुयान का जो टायर होता है उसमें क्या बोलते हैं नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है
ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो वायुयान के टायरों में भरे रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बराबर की पहाड़ी पर स्थित गुफा अशोक ने अपने शासन की किस वर्ष भिक्षुओं को दी थी? यानी आप लोग को पता होगा कि अशोक जो है, ठीक है, अशोक मौर्य वंश के शासक हैं। ठीक है, अशोक ने गया के बराबर की पहाड़ी पर, ये बराबर की पहाड़ी कहां पर है? ये गया जिले में है। कहां पर है? गया जिले में है, जहानाबाद के पास आप लोग को मिल जाएगा बराबर की पहाड़ी। ठीक है, तो इस पहाड़ी पर अशोक ने क्या बोलते हैं 4 गुफाएं बनाई थी। कितनी गुफा बनाई थी? 4 गुफा बनाई थी। सुदामा हो गया, ठीक है, सुदामा गुफा, कर्ण गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा, ठीक है, विश्व झोपड़ी गुफा, और एक है चौपर, एक है चौपर गुफा। तो टोटल 4 गुफा जो है क्या बोलते हैं अशोक ने क्या बोलते हैं बराबर की पहाड़ी में बनाया था, और इसी चारों गुफा को क्या बोलते हैं उसने भिक्षुओं को दे दिया था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अपने शासन के किस वर्ष उसने बराबर की चारों के चारों पहाड़ियों को भिक्षुओं को दे दिया था? तो वो कौन सा वर्ष था? अशोक के शासन का 12वां वर्ष था। क्या था? अशोक के शासन का 12वां वर्ष था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, द्वितीय जैन संगति 512 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 512 ईस्वी में हुई थी। कहां पर हुई थी? गुजरात के वल्लभी में हुआ था। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सभी को पता होगा कि 383 ईस्वी को प्रथम जैन संगति हुई थी। कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्रा में हुई थी। ठीक है, पाटलिपुत्रा में हुई थी। ठीक है, पुत्रा में हुई थी। ठीक है, और इसको चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम ये हुआ था। जो द्वितीय जैन संगति है, ठीक है, द्वितीय जैन संगति है, ये 512 ईस्वी में, कब? 512 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, द्वितीय जैन संगति, और ये कहां पर हुआ था? वल्लभी में हुआ था। वल्लभी में हुआ था। ठीक है, और ये किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो ये जो हुआ था देवर्षि क्षमा श्रवण। ठीक है, देवर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में द्वितीय जैन संगति 512 ईस्वी को वल्लभी के गुजरात के वल्लभी में हुआ था। ठीक है, तो ये क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पर पूछा गया है द्वितीय जैन संगति किसकी अध्यक्षता में, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम जैन संगति किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो प्रथम जैन संगति जो हुआ था वो किसके अध्यक्षता में हुआ था? वो हुआ था स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। स्थूलभद्र के चेयरमैनशिप में ये बोलते हैं प्रथम जैन संगति हुआ था। ठीक है, और ये 382-83 ईस्वी में हुआ था, पाटलिपुत्रा में हुआ था। तो ये होता है क्वेश्चन का एक क्वेश्चन से 2-3 पॉइंट्स हम लोग को सीखना। ठीक है, और जहां तक हो सके, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से जितने पॉइंट्स बन सकते हैं हमारी कोशिश रहती है उतने पॉइंट्स आप लोग को बताना। ठीक है, चलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि द्वितीय जैन संगति 512 ईस्वी में गुजरात के वल्लभी में हुआ। किसके चेयरमैनशिप में हुआ? क्षमा श्रवण के चेयरमैनशिप में हुआ। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में इस्तमारी बंदोबस्त प्रथा प्रारंभ की थी। कहां से? ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि 1793 ईस्वी में एक बंदोबस्ती प्रथा थी। ठीक है, यानी लगान वसूलने का एक प्रथा था, एक सिस्टम था जिसको कॉर्नवालिस ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, इसको हम लोग इस्तमारी बंदोबस्ती बोलते हैं, इसको हम लोग जमींदारी बंदोबस्त भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जमींदारी बंदोबस्त भी बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सूर्यास्त बंदोबस्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूर्यास्त, यानी सूर्यास्त के बाद क्या बोलते हैं? ये वसूली नहीं होता था, सूर्यास्त तक ही होता था। ठीक है, इस्तमारी बोलते हैं, जमींदारी बोलते हैं, सूर्यास्त भी बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं? ये कब था? 1793 ईस्वी में इसको लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, और कहां पर? तो बिहार का एरिया हो गया, बंगाल का एरिया हो गया, ठीक है, उड़ीसा का एरिया हो गया, वहां पर इसे जमींदारी व्यवस्था को, इस्तमारी बंदोबस्त को यहाँ पर लागू किया गया था। ठीक है, और इसको एक नाम से और बोलते हैं अस्थाई बंदोबस्त। क्या बोलते हैं? अस्थाई बंदोबस्त। यानी आपको किसी भी नाम से बोला जाए आप तुरंत उसका आंसर दे दोगे। ठीक है, इस प्रकार मैंने आपको ये पॉइंट समझा दिया है। ठीक है, मैंने इतने डिटेल्स आपको बता दिया है कि इस्तमारी बंदोबस्त को जमींदारी बंदोबस्त भी बोलते हैं, सूर्यास्त बंदोबस्त भी बोलते हैं, अस्थाई बंदोबस्त भी बोलते हैं। 1793 को ये स्टार्ट हुआ था, किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था, और कहां पर? बिहार, बंगाल और उड़ीसा में लागू किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, अर्थशास्त्र में वह ऋण जिसकी वसूली संदिग्ध हो अथवा संभव नहीं हो, वो उस प्रकार के ऋण को हम लोग क्या कहते हैं? यानी ऐसा कर्ज किसी को हम लोग दे दिए हैं और हम लोग वसूली नहीं कर पाएंगे, ये हम लोग को लग रहा है कि वसूली करना जो है वो संभव नहीं है। ठीक है, हम लोग उसको नहीं ले पाएंगे, तो उस टाइप के कर को, उस टाइप के ऋण को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस टाइप के ऋण को हम लोग कहते हैं बैड डेट। क्या बोलते हैं? बैड डेप्ट। ठीक है, ये हो गया बैड डेप्ट। ठीक है, यानी ऐसा ऋण जिसका वसूली
जिसका वसूली जो है वो संभव नहीं है। ठीक है, क्या बोलते हैं, बैड डेट। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। इस क्वेश्चन को मैंने पिछले वीडियो में कराया भी है। ठीक है, यहाँ पर रिवीजन के तौर पर मैंने इसे लाया है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, ये आप लोग याद रखोगे, 6 अगस्त 1952। ठीक है, इसको नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह कौन है। ठीक है, बहुत टाइप के बंदरगाह हमारे पास है। ठीक है, प्राकृतिक बंदरगाह होते हैं, ठीक है, कृत्रिम बंदरगाह होते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह कौन है। बंदरगाह कहाँ होता है, बंदरगाह किसे बोलते हैं, समुद्र का ऐसा तट जहां पर क्या बोलते हैं बड़े बड़े शिप आकर रुकते हैं, उसमें सामान का लोडिंग अनलोडिंग होता है, तो उसको हम लोग बंदरगाह बोलते हैं। तो पूछा जा रहा है कि भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह कौन है, क्या वो विशाखापट्टनम है, क्या तूतीकोरिन है, क्या न्यू मंगलोर है, या फिर यहाँ पर नाहवा सेवा है। तो ये जो है सर्वाधिक गहरा बंदरगाह वो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम का जो बंदरगाह है वो सर्वाधिक गहरा बंदरगाह है भारत का। ठीक है, तो विशाखापट्टनम यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में 35 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों से 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों तक चलने वाली पवनें क्या कहलाती है। यानी अगर हमारे पास ये पृथ्वी है और ये विषुवत रेखा है, ठीक है, और क्या बोलते हैं यहाँ पर जो है ये 35 डिग्री से 40 डिग्री का अक्षांश है। ठीक है, और ये जो है ये क्या बोलते हैं ये जो है 60 डिग्री और क्या बोलते हैं, मतलब यहाँ पर जो 60 डिग्री है और यहाँ 65 और यहाँ 35 डिग्री और 40 डिग्री और ये 60-65। ठीक है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी 35 से 40 से लेकर 60 से 65 के बीच जो पवन चलती है उस पवन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये पूछा जा रहा है। क्या पछुआ पवन बोलते हैं, क्या स्थानीय पवन बोलते हैं, क्या व्यापारिक पवन बोलते हैं, या फिर मानसूनी पवन बोलते हैं। तो 35 डिग्री अक्षांश से लेकर 60 डिग्री अक्षांश तक बहने वाली पवनों को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं पछुआ पवन। क्या बोलते हैं, पछुआ पवन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। पछुआ पवन जो है ये 35 डिग्री अक्षांश से लेकर 60 डिग्री अक्षांश तक बहती है और दोनों गोलार्ध में बहती है, उत्तरी गोलार्ध भी और दक्षिणी गोलार्ध भी। नेक्स्ट क्या है, जून 2023 में गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया। तो किस साल का पुरस्कार है, 2021 का पुरस्कार है। गांधी शांति पुरस्कार जो है 2021 का जून 2023 में दिया गया है और किसे दिया गया है वही पूछा जा रहा है। तो ये काफी मतलब न्यूज में था, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपके सामने लाया भी गया है। ठीक है, तो गांधी शांति पुरस्कार जो है 2021 वो किसे दिया गया है, वो गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। किसको दिया गया है, गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। और इस राशि में क्या बोलते हैं 1 करोड़ की राशि दी जाती है, 1 करोड़ का चेक दिया जाता है, लेकिन गीता प्रेस गोरखपुर ने उस 1 करोड़ को लेने से इनकार कर दिया। बोला कि क्या बोलते हैं हमें बस पुरस्कार से मतलब है, हम काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं इस पुरस्कार को पाकर, हमें राशि की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उसने 1 करोड़ का चेक वापस लौटा दिया। तो ये क्या बोलते हैं कहीं ना कहीं दरिया दिली है गीता प्रेस गोरखपुर का। फिलहाल आपको ये समझना है कि गांधी शांति पुरस्कार 2021 जो है वो किसे दिया गया है, गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है। यानी आपको ऐसे गवर्नर के बारे में बताना है जो क्या बोलते हैं पब्लिक सर्विस स्टार्ट किया था, यानी पुलिस व्यवस्था स्टार्ट किया, ठीक है, कोर्ट व्यवस्था स्टार्ट किया, तो ये सब पब्लिक सर्विस है, ये सब नागरिक सेवा है। ठीक है, पुलिस सिस्टम स्टार्ट किया, ठीक है, पुलिस सिस्टम जो है वो नागरिक लोग के लिए स्टार्ट किया, कोर्ट सिस्टम स्टार्ट किया, ठीक है, कोर्ट सिस्टम स्टार्ट किया, पीडब्ल्यूडी, ठीक है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है उसने क्या बोलते हैं स्टार्ट किया। ठीक है, तो पुलिस सिस्टम स्टार्ट किया, कोर्ट सिस्टम स्टार्ट किया, पीडब्ल्यूडी सिस्टम को लॉन्च किया। तो ये सब जो पब्लिक सर्विस है इसको नागरिक सेवा को लाने वाले, प्रथम बार लाने वाले को हम लोग जनक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनक बोलते हैं। तो नागरिक सेवा का जनक किसको किसे कहा जाता है, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। और इनका जो कार्यकाल था वो 1785 से लेकर, आप लोग इसे याद रखना, 1785 से लेकर 1793 तक जो कार्यकाल था वो क्या बोलते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल था। और इस कार्यकाल में उन्होंने नागरिक सेवा को लॉन्च किया। ठीक है, जैसे पुलिस सिस्टम को लाया, कोर्ट सिस्टम को लाया और पीडब्ल्यू सिस्टम की स्थापना की। ठीक है, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे कहा गया है। तो विंस्टन चर्चिल नाम के एक व्यक्ति थे। ठीक है, ये ब्रिटिश व्यक्ति थे विंस्टन। ठीक है, विंस्टन चर्चिल नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने
बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है, इन्होंने फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था। यानी ये क्या बोलते हैं, ये जो आत्मा है ये शांत आत्मा नहीं है। ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा था। विंस्टन चर्चिल ने कहा था। किसे बोला था? बाल गंगाधर तिलक को बोला था। क्या बोला था? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट की संज्ञा दी थी। किसे दी थी? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? गुरुत्वाकर्षण तरंग अवलोकन के लिए कैबिनेट ने हाल ही में कहा लीगो नामक वेधशालाएं बनाने का मंजूरी दी है। यानी क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल क्या बोलते हैं, वेव को स्टडी करने के लिए, ठीक है, लीगो नामक लेव कहां पर बनेगा, किस राज्य में बनेगा? ठीक है, क्या ये महाराष्ट्र में बनेगा, क्या ये दिल्ली में बनेगा, क्या ये कर्नाटक में बनेगा, या फिर गुजरात में बनेगा? तो लीगो नाम का जो लेब बनेगा वे क्या चीज को स्टडी करेगा? ग्रेविटेशनल तरंग, ठीक है, ग्रेविटेशनल वेव जो है यानी गुरुत्वाकर्षण तरंग जो है उसको स्टडी के लिए लीगो नाम का लैब बनेगा। ठीक है, लीगो नाम का लैब बनेगा। ठीक है, और ये कहां बनेगा? ये महाराष्ट्र बनेगा। कहां बनेगा? महाराष्ट्र बनेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। महाराष्ट्र जो हमारा सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने का उद्देश्य क्या है? यानी किस उद्देश्य से मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है? आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो मूल कर्तव्य है ना, ये मूल कर्तव्य ये मूल संविधान में नहीं पाए जाते हैं। यानी जब संविधान बना था, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को जब क्या बोलते हैं संविधान बना था, ठीक है, तो उस टाइम क्या बोलते हैं मूल कर्तव्य नहीं था उस टाइम संविधान में। इसे कब जोड़ा गया है? इसे जोड़ा गया है क्या बोलते हैं 42वां संशोधन जो हुआ था, ठीक है, 42वां संशोधन जो हुआ था 1976 में, उसके द्वारा इसको जोड़ा गया है। और स्वर्ण सिंह समिति जो थी वो मूल कर्तव्य को जोड़ने का अनुमोदन की थी। फिलहाल यहाँ पर बात की जा रही है कि संविधान में जो मूल कर्तव्य है उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है कि राष्ट्र विरोधी और हिंसात्मक कृतियों पर नियंत्रण पा सके। यानी अगर आपको मूल अधिकार दिया गया है, अगर आपको क्या होता है नीति निर्देशक तत्व दिया गया है, तो आप लोग उसका ओवर यूज नहीं करोगे। ठीक है, आप लोग का भी एक कर्तव्य होता है देश के हित में, ठीक है, देश के संसाधन के हित में आप लोग का भी एक कर्तव्य होता है, और उस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य की संज्ञा दी गई है, मूल कर्तव्यों की संज्ञा दी गई है। ठीक है, और उसका उद्देश्य बस यही है कि राष्ट्र विरोधी और हिंसात्मक कृतियों पर नियंत्रण प्राप्त कर सके। ठीक है, इसलिए इसको लाया गया है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सुधा मूर्ति द्वारा लिखित है? यानी सुधा मूर्ति आप सभी को पता होगा। ठीक है, सुधा मूर्ति मतलब ये एक महान इंडस्ट्रियलिस्ट की ये पत्नी है। ठीक है, ये इंडियन है। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की सासू माँ है। ठीक है, तो सुधा मूर्ति जो है, ठीक है, इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है? द नेमसेक, द एनकस्टर्डम अर्थ, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, या फिर महाश्वेता। तो सुधा मूर्ति ने एक बुक लिखा था, ठीक है, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था महाश्वेता। यह नाम था महाश्वेता, और इस महाश्वेता के लेखक कौन है? सुधा मूर्ति है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा महाश्वेता। ठीक है, तो ये हम लोग का आज का सेशन था। ठीक है, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और आप लोग के कितने क्वेश्चन सही बने हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में इसे लिखा करो। ठीक है, इससे एक ट्रांसपेरेंसी आएगी और आप लोग को भी समझ में आएगा कि एक्चुअली आप कहाँ पर लाइक कर रहे हो। ठीक है, लगातार ज्ञान के साथ बने रहना है, और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी बेनिफिट हो सके। ठीक है, और हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।